फ्रेंड्स, हम लोग जर्नल एंट्रीज़ वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। कुछ जर्नल एंट्रीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। फॉर्म कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। असेट एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। इसी फॉर्मूले को और इसी कंसेप्ट को याद रखते हुए आप लोगों को जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करनी होती है। बस पहले ये सोचना होता है कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, फिर उनका क्या नेचर है, इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। जर्नल एंट्री आप लोग बना लोगे। आप लोग जो आंसर सेंड कर रहे हो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, समझ इससे पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है, आज और कुछ जर्नल एंट्रीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो करके रखना। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है बैड डेट्स। अब धीरे धीरे करके हम लोग नई नई जर्नल एंट्रीज पढ़ते रहेंगे थोड़ी थोड़ी रोज़, जिससे कि आपको जर्नल एंट्री समझ में आए और क्या क्या होती है। खाली यही थोड़ी ना होता रहता है बिजनेस में, परचेज करा, सेल करा, बिजनेस स्टार्ट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली है बैड डेट्स। बैड डेट का मतलब, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस करी थी, शुरू किए पहली दूसरी क्लास में, तब मैंने आपको बैड डेट का मीनिंग बताया था। जब डेटर से आने वाला पैसा डूब जाता है तो वो कहलाता है बैड डेट। जब हमारा डेटर इनसॉल्वेंट हो जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, वो मना कर दे कि मैं पैसे नहीं पे कर पाऊंगा, तब वो क्या कहलाता है हमारे लिए, बैड डेट। ठीक है, अब बैड डेट एक होता है फुल्ली बैड डेट हो जाना और एक होता है पार्शियली होना। फुल्ली बैड डेट होने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से पैसा डूब गया, उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हमारे डेटर ने कि मैं आपको 1 रुपये भी नहीं दे पाऊंगा, तो हमारे पूरे पैसे डूब गए। पैसे डूबना क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ क्या हुआ, डेटर कम हो गए, असेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये हो गया फुल्ली बैड डेट्स की जर्नल एंट्री। ठीक है, अच्छा, अब से हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री भी करेंगे। कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेबिट एक ही होगा और क्रेडिट भी एक ही होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जितना डेबिट का टोटल आएगा उतना ही क्रेडिट का टोटल आएगा। जैसे डेबिट 2 हो रहे, 1000 से और एक 500 रुपये से, तो क्रेडिट का टोटल भी 1500 रुपये ही आ रहा होगा, 1500 ही आ रहा होगा। समझ में आया? तो फुल्ली बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या बताई मैंने आपको, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एक होता है पार्शियल बैड डेट हो जाना। पार्शियल का मतलब क्या होता है, वो कुछ पैसे हमारे लौटा पाएगा और कुछ पैसे डूब जाएंगे। अगर हमको 1000 रुपये लेने थे अपने डेटर से, तो वो कहता है मैं आपको 300 रुपीज़ दे सकता हूँ, 30% ऑफ द अमाउंट ड्यू दे सकता हूँ। अच्छा देखो, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन जब आएगा या तो ये ऐसे आएगा कि ही कुड पे या ही कैन पे 300 आउट ऑफ ₹1000। दूसरा तरीका होता है ही विल पे 30% ऑफ ₹1000। पहले में क्या था, 300 आउट ऑफ 1000 तो डायरेक्टली बता दिया। दूसरा क्या कह रहा है, 30% ऑफ 1000, तो 1000 का 30% कितना है, 300। एक और तरीका होता है 30 पैसा इन अ रुपी। ये भी एक बोलने का तरीका इनका क्वेश्चंस में आप लोगों को मिलेगा। 30 पैसा इन अ रुपी दे रहा है, 1 रुपये में 30 पैसे दे रहा है। सीधी बात यह है कि वो 30% दे रहा है। ठीक है, ये बोलने का तरीका है बस उनका कि 30 पैसा इन अ रुपी मिल रहा है। तो अगर वो 30 पैसा इन अ रुपी दे रहा है या 30% दे रहा है, तो 1000 रुपये में से 300 तो मिल रहे हैं, कितने डूब रहे हैं, 700 रुपीज़। और डेटर से हिसाब कितना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब मैं डेटर को कैंसिल करूँगा कि डेटर कितने ख़त्म हुए, तो पूरे 1000 ही कैंसिल करूँगा ना। अगर मैंने डेटर में से सिर्फ 300 माइनस किए तो डेटर का बैलेंस अभी भी कितना बचेगा, 700, जो कि गलत है क्योंकि डेटर ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो बचा हुआ दूंगा भी नहीं आपको। तो डेटर मुझे कितने कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, पूरे 1000 रुपीज़। बात समझ में आ गई? तो इसकी जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट ₹300, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ₹700 टू डेटर्स अकाउंट ₹1000 टू डेटर्स अकाउंट ₹1000। जितना पैसा मिल गया वो कैश में लिख दो, जितना डूब गया वो बैड डेट में लिख दो, टू डेटर में पूरा अमाउंट लिख दो। बात समझ में आ गई? तो ये होता है बैड डेट्स की जर्नल एंट्री।
पार्टली की और फुल्ली की। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड उल्टा हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, एक डेटर जो कुछ साल पहले हम लोगों ने बैड डेट लिख दिया था अपनी बुक से, उसका नाम भी हटा लिया था, क्योंकि वो बैड डेट का मतलब ही क्या है कि वो पैसा डूब गया हमारा, तो हमने अपनी बुक्स में से उसका नाम हटा लिया था। आज उस बंदे के दिन फिर गए और वो अपना हिसाब चुकता करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं यार, अब मेरे पास है पैसा, अब मैं आप लोगों के पैसे देना चाहता हूँ। अब आप कहोगे फिर उसने तब क्यों मना किया था? तब थोड़ी ना पता था उसको कि मेरा टाइम फिर से वापस अच्छा आ जाएगा और मैं फिर कमा पर बैठूंगा। तो अब वो हमारे को पैसे देना चाह रहा है। देखो, अगर आप लोगों को ये पता लग जाए कि 1000 रुपीज़ हमारे डूब गए, उस 1000 में से तो आपने पहले 1000 रुपीज़ का नुकसान लिख दिया। अब तो वो बंदा आपको अगर 10 रुपये भी दे देगा तो वो भी आपकी इनकम ही तो है, क्योंकि आप तो क्या मान के बैठ चुके हो कि आपके 1000 रुपये डूब गए। अब तो जितने भी पैसे आएंगे वो क्या है, हमारी इनकम। अब ये फिर से थोड़ी ना कहोगे, अब जैसे उस 1000 में से वो 400 रुपये ला के दे देता है, तो ये थोड़ी ना कहेंगे 600 का नुकसान हो गया। कितनी बार होगा भी नुकसान? एक बार 1000 रुपये का नुकसान लिख चुके ना हम, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब तो वो जितने भी पैसे देगा वो हमारी क्या बनेगी, इनकम। अब उसका नाम भी नहीं आएगा बुक्स में, क्योंकि उसका नाम तो अपनी बुक से हम डिलीट कर चुके थे। पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ रटने की नहीं है, ये सारी किसी ना किसी कंसेप्ट के पीछे है। तो इसका क्या कंसेप्ट है, बैड डेट्स रिकवर्ड। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आ गई बात समझ में? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है गुड्स गिवन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, गुड्स दिए। या तो देखो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिल रही है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, या गुड्स गिवन विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। इन तीनों में कॉमन क्या है, फर्म से गुड्स निकल के जा रहे हैं, फर्म से गुड्स निकल कर जा रहे हैं। चैरिटी कर दिया मतलब दान दे दिया किसी को हमने गुड्स। जैसे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोग राशन वगैरह बहुत लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, नीडी लोगों को। तो अगर किसी की राशन की शॉप है तो उसने राशन को चैरिटी में दे दिया, तो गुड्स गिवन एज चैरिटी। फ्री सैंपल, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो शुरू में कुछ लोग फ्री में बांटते हैं, जिससे कि लोगों को पहले टेस्ट का पता लगे और फिर बाद में जब वो हैबिचुअल हो जाए तो और ख़रीदें चीज़ें। ठीक है, तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। तीसरा क्या है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, अपने लिए निकाल लिए ओनर ने। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, गुड्स निकल कर जा रहे हैं फर्म से, लेकिन क्या सेल हो रही है, क्या किसी इनकम में जा रहे हैं? नहीं, गुड्स कम हो रहे हैं। मतलब जो खरीद के लाए थे, जो पहले परचेज की थी, वो कम हो गई, वो बिज़नेस के तो काम आ नहीं पाई, चाहे चैरिटी में चली गई, चाहे फ्री में सैंपल दे दिया, चाहे हमने अपने ही पर्पस के लिए निकाल लिया, तो वो क्योंकि बिक नहीं पाया। तो परचेज पहले हमने डेबिट किया था, जब खरीदा था तो परचेज डेबिट होता है, आप लोगों ने कई जर्नल एंट्री करके देखी होंगी। अब जब हम वो सामान हमारा ख़त्म ही हो गया किसी ना किसी वजह से, तो हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। समझ में आया? तो इसमें 2 परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। पहला है चैरिटी, तो चैरिटी में एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी डेबिट क्यों किया? चैरिटी का नेचर क्या है, एक्सपेंस। भाई किसी को दान में दोगे तो हमारा ही खर्चा होगा ना, और एक्सपेंस बढ़ते तो क्या होते हैं, डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है इसमें गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो आपने एडवर्टीजमेंट किया अपना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तीसरा पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, पर्सनल पर्पस सबको पता है ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई एंट्री? तीनों में परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, तीनों में परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, डेबिट अलग अलग हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते। बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक इंटरेस्ट 2 तरीके का होगा, एक तो लिखा है अलाउड बाय बैंक और दूसरा लिखा है चार्ज्ड बाय बैंक। अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया, और चार्ज बाय बैंक का मतलब क्या है, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया हमारे ऊपर। बैंक वाले इंटरेस्ट देंगे कब, जब मेरा अकाउंट बैंक में होगा, मेरे अकाउंट में पैसे होंगे,
तो बैंक वाले हमें क्या देंगे, इंटरेस्ट। बट क्या घर आकर देके जाएंगे इंटरेस्ट? नहीं, हमारे अकाउंट में ही बढ़ा देंगे पैसा, हमारे अकाउंट में ही पैसा बढ़ जाएगा, कैश में नहीं देने आएंगे घर पे। तो जब हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया। बैंक असेट होता है, असेट बढ़ते तो डेबिट होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ रेवेन्यू बढ़ गया, आपका इंटरेस्ट आया है ना, तो रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसी का दूसरा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब जब हमने लोन वोन ले रखा होगा बैंक से, तो बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर उस केस में हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब क्या वो घर पे लेने आता है इंटरेस्ट? नहीं, आपके अकाउंट से पैसा काटता रहता है। तो पैसा कटे, असेट कम होगा हमारा, बैंक कम होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई? एक में हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरे में हो रहा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, डेप्रीसिएशन ऑन असेट। असेट की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। डेप्रीसिएशन ऑन असेट का मतलब होता है वैल्यू में गिरावट आना। जब असेट की वैल्यू में गिरावट आती है उसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। और असेट कम हो गई हमारी, तो असेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बात समझ में आ गई? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन असेट। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन असेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम एक मशीन खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख रुपए की मशीन जब खरीदते हैं किसी दुकान से, तो हमने कहा कि अब आपको इसको हमारे को फैक्ट्री में लेकर जाना है। एक तो उसका खर्चा होगा लेके जाने का, और उसको फिट भी करवाना पड़ेगा। तो कई बार मशीनें ऐसी होती है कि उसको फिट कराने का अलग खर्चा हो जाता है भाई, उसके लिए अलग से जगह क्रिएट करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली कई बार जैसे दीवार वगैरह अगर हमारी उस तरीके से नहीं है, तो पहले उतनी स्पेस बनानी पड़ेगी, उतनी जगह काटनी पड़ेगी, तब वो मशीन वहाँ पर फिट हो पाएगी। तो वो अलग खर्चा है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। और जो इंस्टॉल करने आएगा वो भी अपने चार्जेस लेता है कई बार। तो 20,000 रुपये उसने ले लिए, हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 रुपये उसने ले लिए। तो आप अगर नॉर्मली कोई पूछेगा आपसे कि ये मशीन कितने की है, तो आप तो बल्कि यही कहोगे ना, भाई मेरे को तो मशीन ये 1,20,000 की ही पड़ गई। 1 लाख की तो मशीन थी, 20,000 रुपये ऊपर का खर्चा हो गया, लाने का, फिर फिट कराने का, फिर उसको रिपेयर, उसका चार्जेस देने का, टोटल मिला के 20,000 और लग गया, तो 1,20,000 का खर्चा हुआ। इस वजह से जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, तो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी असेट के साथ ऐड हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो जब भी कभी आपको जर्नल एंट्री मिलेगी, कोई ट्रांजैक्शन मिलेगी कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ मशीन, तो आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट नहीं करोगे, आप क्या डेबिट करोगे, मशीन अकाउंट। क्या डेबिट करेंगे हम, मशीन अकाउंट। समझ में आ गई बात? मशीन अकाउंट डेबिट, पैसा दिया कैश में तो टू कैश अकाउंट, चेक से दिया होगा तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैश हो या बैंक हो, असेट है, असेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर ली, इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। एक क्वेश्चन दूंगा मैं, वो उसको करके देख लेना। आप कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।